नमस्ते। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता रही हूँ, संयोजी ऊतक। जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात है, संयोजी ऊतक का मतलब होता है संयोज करना, कनेक्ट करना। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो इंट्रासेलुलर मटेरियल या सब्सटेंस कहोगे, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसके पहले मैंने आपको टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, अगर एग्जामिनेशन में ये आए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, अगर ये आए कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा किस ऊतक की मात्रा है, तो आप देखो संयोजी ऊतक ही उसका करेक्ट आंसर होगा। पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि 4 प्रकार के ऊतक हैं। पहला आच्छादक ऊतक, दूसरा कौन सा है, कनेक्टिव, जो सबसे विस्तृत है। हमारे पूरे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू की संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है। तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है आपका तंत्रिका ऊतक। अब हम संयोजी ऊतक, जो जिससे हमारा बॉडी कनेक्ट हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे देखो, ये हमारी त्वचा है, ठीक है ना, स्किन है। स्किन कैसे जुड़ा हुआ है, पेशियों से। नीचे क्या है, मसल्स ही तो है। तो हमारी ये देखो कि त्वचा जो है किससे जुड़ा हुआ है, पेशियों से। पेशियां किससे जुड़ी हुई है, हड्डियों से। ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे ज्यादा कौन सी टिश्यू हुआ, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और ये पतली झिल्लियों के द्वारा, बहुत थिन मेम्ब्रेन के द्वारा एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ती हैं। जैसे मान लो हड्डियां हैं, हड्डियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं, देख रहे हो ना। ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है। इसी तरह से आप देखो, कलाई की हड्डी अलग है कि नहीं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। त्वचा जुड़ी हुई है, हमारा स्किन जुड़ा हुआ है मसल से, मसल्स जुड़ा हुआ है बोन से, और बोन भी आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे खोपड़ी में जितनी भी हड्डियां हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी रीढ़ की जितनी हड्डियां हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और हमारे शरीर का सबसे विस्तृत भाग बनाता है। ठीक है, अब देखोगे संयोजी ऊतक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू भी 4 प्रकार के हैं। एक है सामान्य, दूसरा है तंतुमय, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाइब्रस, तीसरा बोलते हैं अस्थि, बोन, जो सबसे हार्ड है, हड्डियां, अस्थि मतलब आप मोटा मोटी भाषा में समझो, हड्डी, और चौथा है आपका तरल। ये 4 प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। समझ गए बात को, कौन सा, सामान्य, तंतुमय, अस्थि और तरल ऊतक। अब ये देखो, सामान्य कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर अपन देखते हैं तो क्या पाते हैं, ये कितने प्रकार की हैं, तो इसके भी कई प्रकार हैं। जिसे पहला है अंतरालीय, एरियोलर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरियोलर, एरियोलर टिश्यू अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, अंतरालीय ऊतक। दूसरा क्या है, वसामय ऊतक। वसामय, जो आप ही देखते हो, वसामय ऊतक मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर की जो मोटापा आप देखते हो, जो भी व्यक्ति का गाल फूला हुआ है, पेट निकला हुआ रहता है, या मसल्स बड़ी मोटे मोटे होते हैं, तो उसके नीचे, पेशियों के नीचे वसा के कण होते हैं। और ये वसा के जो कण होते हैं वो हमारे पेशियों में जमा रहते हैं, ठीक है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू अंग्रेजी में बोलते हैं। समझ गए बात को। और जो व्यक्ति मोटा होता है उसको, अभी देखो सर्दी का मौसम है, जो दुबले पतले होंगे ना उनको खूब ठंड लगेगी, वो कांपते रहेंगे। और जो मोटे व्यक्ति रहेंगे उनको ठंड कम लगेगी। क्यों भाई, क्योंकि उनके शरीर में वसा की परतें ज्यादा है। जब मोटा है, जब वसा का कण ज्यादा है, वसा की परतें ज्यादा है, मसल्स ज्यादा है, तो वो उनको एक तरह के रुई की गद्दी की तरह काम करता है। जैसे रजाई ओढ़ लेते हो तो ठंड नहीं लगती आपको, कंबल ओढ़ लेते हो ठंड नहीं लगती,
स्वेटर पहन लेते हो, उन्हीं का ठंड कम लगता है। तो उसी प्रकार से जिनके बॉडी में वसा के कण ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा मोटे हैं, हेल्दी हैं, पेट निकला हुआ है, गाल एकदम पूरा लटक रहा है, मांस पूरा, मोटे मोटे हाथ है ना, पेट इतना निकला हुआ है जैसे कि उस पर आप रजिस्टर रख करके लिख सकते हो। और छोटे बच्चे तो उन पेट पर खूब कूदते हैं, उनको मजा आता है गद्दे की तरह। तो ये वसामय उत्तक के कारण होता है, वसा के कण। तीसरा ये है वर्णकी उत्तक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पिगमेंटेड सेल। क्या बोलते हैं उसको हम? पिगमेंटेड सेल। मतलब जो हमारा कलर है, जितने भी लोग को तुम देखते हो पृथ्वी में, जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के, तुम्हारे घर में भी, अपने घर में भी देखोगे तो कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई बहुत गोरा होता है। और गोराई में भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई बिल्कुल सफेद पीले रंग का होता है, कोई बिल्कुल लाल रंग के गोराई मैंने गोरापन में भी लाल रंग का होता है। तो जो हमारी त्वचा का रंग है वह वर्णकी उत्तक के कारण होता है। इवन छोड़ो एक ही व्यक्ति के, है ना, जैसे हम एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति का गाल का देखोगे तो त्वचा का रंग अलग होगा, हाथ देखोगे त्वचा का रंग अलग होगा, पेट देखोगे त्वचा का रंग अलग होगा, है ना। और आप ये देखो, होठ त्वचा का रंग अलग होगा, आंखों की रेटिना उसकी रंग अलग होगा, बाल उसके अलग रंग के होंगे, हाथ उसके अलग रंग के होंगे, पैर अलग रंग के होंगे। एक ही व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों में जो कलर होता है, पिगमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये तो सब जानते हो आप लोग। और घर में भी देखो, जितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के देखते हो लोगों को, जो सांवले भी होते हैं ना, उनमें भी बहुत आप वैरायटी देखोगे। कोई ज़्यादा सांवला होता है, कोई कम सांवला होता है, कोई बिल्कुल काला होता है, कोई बिल्कुल गोरा होता है। तो ये सब कौन से टिश्यू के कारण है? वर्णकी उत्तक के कारण है, पिगमेंटेड सेल्स के कारण है। समझ गए बात को? और चौथा जो है वो कहलाता है जालमय। जालमय क्यों? क्योंकि जाल जैसी संरचना बनाता है। क्या करता है ये? जाल जैसी संरचना बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं जालमय उत्तक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स भी इसको कहा जाता है। और ये कहां पर पाया जाता है? स्प्लीन में, तिल्ली में। स्प्लीन, तिल्ली कहां पाया जाएगा? बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथि में ये मिलता है आपको जालमय उत्तक। अब ये देखो, जो अंतरालीय उत्तक है ना, अंतरालीय उत्तक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, इस टिश्यू को भी अगर आप देखोगे तो ये दो तरह के होते हैं। क्या? ये भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। दो तरह के कौन कौन से? एक होता है श्वेत कोलेजन और दूसरा होता है पीत इलास्टिक। एक क्या होता है? श्वेत कोलेजन, वाइट। श्वेत मतलब सफेद, है ना। कोलेजन, कोलेजन नामक एक प्रोटीन जो फैलता नहीं है, स्ट्रेच नहीं होता है। अंतरालीय उत्तक में दो तरह के उत्तक होते हैं। एक होता है श्वेत कोलेजन और दूसरा होता है पीत इलास्टिक। पीत मतलब होता है पीला, और इलास्टिक मतलब जो फैलता है, जिसको फैलाने पर फैल जाएगा। ठीक है, जैसे इलास्टिक है, उसको फैलाते हो तो फैल जाता है ना, फिर सिकड़ जाता है। तो ये होता है पीत इलास्टिक। समझ गए? अब ये देखो, पीत इलास्टिक तंतु और जो श्वेत कोलेजन तंतु है, उस श्वेत कोलेजन तंतु का क्या काम है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। कौन कर रहा है? अगर परीक्षा में आए है कि मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो क्या क्या उत्तर होगा? उत्तर क्या होगा? ये वाली श्वेत कोलेजन तंतु। जैसे तुम घर में सिलाई करती हो, कपड़े फट जाते, सिलते हो कि नहीं सिलते हो, तो धागा कैसा होना चाहिए? ऐसा धागा होना चाहिए जो ना फैले। अगर स्ट्रेचेबल धागा से सियोगे तो क्या होगा? बार 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 आपको धागा फैलता चला जाएगा। तो परमात्मा ने क्या किया है, भगवान जी ने क्या किए हैं, हमारे जितने भी कोशिकाएं हैं सबको जोड़ने का काम किया है। बड़ा विचित्र रचना है प्रभु प्रकृति की। देखती हूँ तो स्तब्ध रह जाती हूँ, मन कैसा हो जाता है। गजब प्रकृति की रचना तो देखो। इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे सेल को उत्तक के रूप में जोड़ दिया, फिर वो सारे उत्तक
जो इनकी रचना, जिनका कार्य एक जैसा था, एक जैसे उत्तक बन गए। जैसे अब देखो सिर में कितनी हड्डियां हैं, हड्डियां भी तो जुड़ रही हैं, हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, मांसपेशियों से हमारी त्वचा जुड़ी हुई है, और इन सब को पहुंचाने के लिए, इन सबको भोजन देने के लिए एक उत्तक है जो तरल उत्तक का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तरल उत्तक, जो लिक्विड के रूप में है। कौन है लिक्विड के रूप में हमारी बॉडी में? बताओ कोई भी बच्ची, कौन से? ब्लड, रक्त। रक्त ही ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। और जिन अंगों में रक्त नहीं पहुंच पाता है, वहां पर लस्सी का काम करता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फ। जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। लस्सिका को हम कहते हैं लिम्फ। समझ गए बात को? अब ये अस्थि को देखोगे तो अस्थि भी दो भाग में बटा हुआ है। हड्डी दो, एक होता है बहुत कठोर हड्डी, सघन अस्थि जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सघन अस्थि, सघन। और दूसरा होता है सुशिर अस्थि। पहला सघन, दूसरा होता है इसका सुशिर अस्थि। सुशिर मतलब ढीला, लूज, जिसके बीच बीच में पोर होता है ज्यादा। इसके अंतःस्तर को एंडोस्टियम बोलते हैं। समझ गए बात को? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम देखते हैं अंतरालीय उत्तक, अश्वेत कोलेजन उत्तक, पीत इलास्टिक उत्तक। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ये देखो मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। श्वेत कोलेजन उत्तक जो होता है वो इस तरह से सीधे सीधे फाइबर्स होते हैं, इस तरह से। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई शाखाएं नहीं निकलती है। शाखाएं समझते हो ना, एक पेड़ से कितनी शाखाएं निकलती है, तो ये शाखाएं वाले नहीं है, बिल्कुल इस तरह से प्लेन होते हैं। ठीक है, और इसी में इस तरह की संरचना पाई जाती है, जगह 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 जगह। ये जो आप देख रहे हो ना, यही आपका कोलेजन है। कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। क्या है ये? कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इसको मैं मिटाती हूं। ये कहलाता है हिस्टियोसाइट्स। इसको बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स। समझ गए बात को? ये हिस्टियोसाइट्स कहलाता है। और इसमें क्या होता है? मास्ट कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटी कोशिकाएं इसमें होती हैं, जिसको कहते हैं मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं। समझ गए? और इसमें मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको बताया ना कि कोशिकाएं आपस में अंतरासेलुलर पदार्थ से जुड़ी होती हैं, और ये अंतरासेलुलर पदार्थ तरल अवस्था में होता है। ठीक है, किसमें होता है? तरल अवस्था में। ये जो है ना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, या अंतराकोशिकीय पदार्थ बोलते हैं। समझ गए? और इसी में फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है। बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट, इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है। ये फाइब्रोब्लास्ट इसमें मिलता है। ये कहलाता है फाइब्रोब्लास्ट।
तो ये चीज आप देख रहे हो ना, जो सीधे सीधे यहां से यहां तक आ रहा है ना, जिसमें कोई ब्रांचेज नहीं है, यही आपके कोलेजन प्रोटीन है। जो क्या करता है ये कोलेजन, अगर परीक्षा में आए कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, अगर परीक्षा में आया मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है, या त्वचा से मांसपेशियां किसके कारण जुड़ती हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मांसपेशियों से हड्डी जोड़ने का काम कोलेजन करता है। और हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये बताओ आप। हड्डी भी आपस में जुड़ी रहती है ना एक दूसरे से, टेंडन्स उसको बोलते हैं हम, जिससे हड्डियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। आप ये देखो ना, ये हड्डियां हाँ है अपनी, है ना, उंगली में है हड्डियां हैं, तो ये हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अगर जुड़ी नहीं रहती तो ये बाहर निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समझ गए बात को। दूसरा जो था वो अपना है पीथ इलास्टिक उत्तक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके जो उत्तक होते हैं, पीथ इलास्टिक उत्तक जो होते हैं, ये बने होते हैं इलास्टिन नामक प्रोटीन के। और जैसा कि नाम से पता है, ये खींचते हैं लंबाई में, जब आप खींचोगे ना तो लंबाई में ये बढ़ते हैं, ठीक है, ये लंबाई में बढ़ते हैं और फिर एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। जाल देखे हो, जाल जैसी रचना बनाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो देखो श्वास नली में, श्वास नली, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, छात्राएं समझे अंग्रेजी वाली, ट्रैकिया अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, ट्रैकिया। और किसमें पाया जाता है, ये वाली चीजें ये पाई जाती हैं और फेफड़े में। फेफड़ा, फेफड़ा क्या है, फेफड़ा में वायु कोश होता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं वायु कोश, पहले पढ़ाए थे आपको क्लास में, ध्यान होगा थोड़ा तो देखेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रैकिया, और यहीं से फेफड़े निकलते हैं दो, है ना, ये। और फेफड़े में होते छोटे छोटे वायु कोश, जिसमें रहती है कार्बन डाइऑक्साइड हवा और ऑक्सीजन। तो ये बने होते हैं इसी तरह के, जो मैंने बताया ना, पीथ इलास्टिक उत्तक का। पीत मतलब होता है पीला, ये पीले रंग का होता है, इसलिए इसको पीथ इलास्टिक उत्तक बोलते हैं। ये फेफड़े के वायु कोशिकाओं में, जिसको वायु कोश बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं अंग्रेजी में, एल्वियोली, इसमें ये उपस्थित रहता है। समझ गए बात को। मैं समझती हूँ कनेक्टिव टिश्यू में ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो तीसरा मैंने आपको बताया था, एडिपोस टिश्यू, वसामय उत्तक। ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। वसामय उत्तक, एडिपोस टिश्यू इसको बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू। मैंने बताया एग्जामिनेशन में अगर ये पूछा जाए, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा उत्तक को शरीर का भोजन गृह कहा जाता है, भोजन गृह, भोजन गृह कि कौन से उत्तक को शरीर का भोजन गृह कहते हैं, तो क्या जवाब होगा बताओ। अभी मैंने आपको बताया यही उत्तक है एडिपोस टिश्यू। इसमें वसा के कण होते हैं, ये इस तरह के गोल गोल होते हैं, है ना, इस तरह से गोल गोल होते हैं। ये वसा के कण होते हैं कहाँ, गाल में। मोटे लोगों के देखते हो गाल भी लटक जाता है, यहाँ से गाल भी 2-4 भागों में बट जाता है, देखते हो। पेट में भी लेयर पर लेयर होता है, देखो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4। इवन गाल जिस जो ज्यादा मोटे होते हैं ना, तो देखोगे ना ये जो ठुड्डी है ना, ठुड्डी के पास से भी उनकी 1 लेयर निकलती है। ये कौन क्या होती है, ये यही सेल होती है, वसा, वसाकण होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को।
ये वसा का कण का क्या काम है? ये भोजन गृह इसको क्यों कहते हैं? फूड हाउस इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब किन्हीं कारणों से हमें भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे बीमार पड़ गए, मैं ही बीमार पड़ गई थी, भोजन खाने की इच्छा नहीं हुआ, भोजन तो था लेकिन खा नहीं पाते थे, या कोई यात्रा में चला गया, या कोई प्रवास में चले गए, अथवा कोई व्रत रखा, नौ दुर्गा का व्रत रख लिया, कोई सोमवार का व्रत रखा, तो उस समय खाना नहीं खाया, कोई निर्जला एकादशी रखा, नहीं खाना खाया, तो उस समय उसको ताकत कहाँ से मिली? कहाँ से उसने काम किया? भले वो काम ना कर रहा हो, भले उसने काम नहीं कर रहा हो, इसके बावजूद भी उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? यही वाली उत्तक, ये जो है ना वसा के कण, ये टूट रहा है और टूट करके यही ग्लूकोज दे रहा है उसको काम करने के लिए। भले वो काम नहीं कर रहा हो, घर में बैठा हो, आराम कर रहा हो, लेकिन शरीर की कई सारी कोशिकाएं तो काम कर रही हैं। वो कौन सी आराम कर रही है? वो तो आराम कर ही नहीं रही है, वो तो काम कर रही है शरीर की कोशिकाएं। कौन से? जैसे सांस लेने और छोड़ने का काम, चाहे तुम काम करो या मत करो, सांस की क्रिया चलती रहेगी जब तक हम जिंदा रहेंगे। इसी तरह से दिल धड़कता रहेगा, काम करो या मत करो। पेशाब बनता रहेगा तो मूत्र संस्थान अपना काम कर रहा है। समझ गए? खून दौड़ रहा है पूरी बॉडी में, सबको भोजन पानी दे रहा है, जितने भी कोशिकाएं सबको भोजन पानी पहुंचा रहा है। काम कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है ना। जिन अंगों में रक्त नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे कई जोड़ है, घुटना है, टेहुना है, जहां पर नहीं पहुंच पाता है, रक्त की नलियां ही नहीं है, तो रक्त वहां नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर लसिका इस काम को कर रहा है। तो इन सबको जो ऊर्जा दे रहा है, यही वसामय उत्तक के माध्यम से मिल रहा है उसको ऊर्जा, ताकत, यही टूटता है। इसलिए देखते हो मोटे व्यक्ति जब व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, चाहे हम लोग सिंपल लोग हैं, लीन एंड थीन हैं, फिर अगर बीमार पड़ जाते हो तो आपका चेहरा देखो पूरा उतर जाता है, रौनक चेहरे की निकल जाती है। तो रौनक का मतलब क्या हुआ? कि उसकी जो वर्षा जिसके कारण चमक था चेहरे में, वो खत्म हो गया धीरे धीरे। और झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं? ये देखते हो ना, अब हमारे हाथों में भी झुर्रियां पड़ने लगी हैं। इसके भीतर था वर्षा के कण, वो धीरे धीरे टूट के खत्म होने लग गए, और जहां स्पेस खाली हो गया वहां पर देखो झुर्रियां पड़ने लग गई, पड़ रही है ना। और वही छोटा बच्चा है, किशोर का अवस्था के लोग हैं, या कोई यंग पीपल है, उसको इस तरह की नहीं कहानी होती है। हम लोग को क्यों हो जाती है बुढ़ापे में? क्योंकि वहां के वसा के कण धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और वो जगह खाली हो जाता है। समझ गए बात को? और तीसरा जो उत्तक था, वो कौन सा उत्तक था? मैंने अभी आपको बताया, पिगमेंटेड। वर्णकी उत्तक इसको हिंदी में बोलते हैं, वर्णकी उत्तक हिंदी में बोलते हैं इसको, वर्णकी उत्तक। पिगमेंटेड टिश्यू, पिगमेंटेड टिश्यू, पिगमेंटेड टिश्यू, वर्णकी उत्तक। मतलब वर्णकी उत्तक का मतलब होता है कि हमने अभी जो आपको बताया थोड़ा देर पहले, कि हर एक व्यक्ति का रंग अलग अलग होता है। देखते हो, एक ही परिवार में इवन मदर फादर के रंग अलग होते हैं, और उनसे जो आप देखते हो सिबलिंग, आपके भाई बहन हैं, एक ही माता पिता कोख से पैदा होते हैं, एक ही परिवेश से पाले पोसे जाते हैं, इसके बावजूद भी उनके रंग में भिन्नता देखने को मिलती है। कोई भाई गोरा होता है तो कोई भाई सांवला होता है, कोई काला होता है, कोई और भी गोरा होता है। गोराई में भी विभिन्न प्रकार की गोराई होती है। तो ये किसके कारण होता है? ये पिगमेंटेड सेल्स के कारण होता है। और पिगमेंटेड सेल में के अलावा इसमें इलास्टिक तंतु भी पाए जाते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स भी इनमें उपस्थित होता है। पिगमेंटेड सेल्स भी होता है, इलास्टिक तंतु भी होता है, और इसमें लिम्फोसाइट्स भी पाए जाते हैं। समझ गए? लिम्फोसाइट्स, समझ गए बात को? और चौथा जो उत्तक है मैंने आपको बताया, जालमय उत्तक। जालमय उत्तक, जिसको हम, अगर आपको एग्जामिनेशन में आए कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स किसको कहते हैं, तब कौन सा आंसर सही होगा बताओ आप। मैं इससे क्वेश्चन भी पूछूंगी, एमसीक्यू पूछूंगी आपको बाद में, ठीक है?
MCQ पूछूंगी आपको और फिर आप बताओगे कि कौन सा उसका इसमें सही है। जाल में उत्तक ये श्वेत कोलेजन तंतु से मिलती जुलती हैं, जो अभी आपने बताया था ना इस तरह का श्वेत कोलेजन तंतु, यही दिखाए थे ना अभी आपको बना करके। इससे ये जाल में उत्तक काफी मिलता जुलता है और जैसा कि संरचना आपको पता है तो ये जाल जैसी रचना बनाता है, जिसको हम कहते हैं, है ना, जाल में अनियमित आकार की होती हैं। इनकी कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं। अभी हमने क्या देखा था, ये जो श्वेत कोलेजन थे अनब्रांच्ड थे, इसमें कोई शाखा नहीं था, ये शाखा विहीन है, इसमें कोई शाखा नहीं है ना, शाखा विहीन है। लेकिन इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स की कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, इनमें ब्रांचेज होते हैं, मतलब इसी से भी कई ब्रांचेज निकलते हैं, एक से ही कई ब्रांचेज निकलते हैं, तो शाखान्वित होती हैं। वो वाली कोशिकाएं शाखाविहीन होती हैं और ये शाखान्वित भी होती हैं। इनमें दोनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शाखाविहीन भी मिलती है और शाखान्वित कोशिकाएं भी मिलती हैं। ये कहाँ पाया जाता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स, मैंने आपको पहले बताया और अभी भी बता रही हूँ आपको, ये कहाँ मिलता है। आप ये देखो, ये मिलेगा प्लीहा में, जिसको स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लीहा, याद रखना बच्चे, प्लीहा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्प्लीन, ठीक है। और कहाँ मिलता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में मिलता है, जिसको बोलते हैं हम बोन मैरो। और मिलता है लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, जिसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं लसिका ग्रंथियां। तो आज मैंने कनेक्टिव टिश्यू का, संयोजी उत्तक का एक पार्ट बताया है। अब मैं समझती हूँ आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। संयोजी उत्तक हमारे शरीर का सबसे विस्तृत भाग बनाता है। इसमें भी अगर ये पूछा जाए और स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, जो नेट का देने जा रहे हैं, वो बच्चे ध्यान से सुने। अगर उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा उत्तक, संयोजी उत्तक तो है ही, कौन सा संयोजी उत्तक में भी कौन सा उत्तक शरीर का विस्तृत भाग बनाता है, तब बताओ कौन सा भाग बनाया विस्तृत भाग। अब मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बहुत बार बता दिया है। कुछ तो आंसर आएगा आपके पास से, नहीं आता है, चलिए कोई बात। अंतरालीय उत्तक, अंतरालीय उत्तक सबसे बड़ा शरीर का विस्तृत भाग बनाता है। तो बेटे आज मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल से बताई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना। आपके कमेंट से हमें भी पढ़ाने की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ा दें, ठीक है। तो तब तक के लिए जाने की दो इजाज़त, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता दें, मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है। और घबराना नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है। ये मैंने सोचा है कि मैं अपने बच्चों को, जहाँ तक मेरे जो नॉलेज है, मैं आप लोग को निःशुल्क बांटूं। तो आप YouTube देखो, खोल के देखना, नहीं समझ में आए वापस कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय बेटा।